गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 6 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डियर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की स्टार्टिंग कर दी थी, तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेस क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया था। तो अब आइए हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक अपना डील करने चल रहे हैं, जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड। और साथ में हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, उसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए डियर, हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक स्टील का बार लेंगे। एक स्टील का हम लोग बार लेंगे और इस स्टील बार पर हम लोग क्या करेंगे, टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करेंगे। टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब इस टेंसाइल टेस्ट के बिहाफ पे, इस टेंसाइल टेस्ट के बिहाफ पे उस मटेरियल में जो जो चेंजेस आएंगे, उस मटेरियल पर जो जो इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट की स्टडी करेंगे। वही हमारा कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले देखिए कि जब हम लोग टेंशन टेस्ट की बात करते हैं, हम कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, बट मोर केसेस में टेंसाइल टेस्ट में मैक्सिमम मटेरियल की प्रॉपर्टीज अच्छे से मिलती हैं, जैसे भी आपको क्लियर भी होगा। अब सपोज करिए कि एक हमारे पास देखिए मशीन होती है, मशीन होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। टेंसाइल टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूटीएम का यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। वह मशीन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जिसमें हम लोग एक स्टील का बार, ये जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टील का बार होता है। अब आप देखो कि ये मशीन हो गई, इस मशीन पर ये और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, जा होते हैं, जिससे वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब इन दोनों जा से अगर हम लोग वर्कपीस को होल्ड करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी फिक्स, देखो एक हमारी फिक्स प्लेट हो गई, एक हमारी मूविंग प्लेट हो गई। अब ये मूविंग प्लेट को जब हम लोग स्क्रू थ्रेड से घुमाएंगे, तो ये टेंसाइल की तरफ इधर अगर बढ़ेगा, ये सपोज करो डाउनवर्ड में जाएगा, तो यह स्टील को क्या करेगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे इस रॉड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे। बट आप देखो कि ये जा और ये जा इसको फिक्स करके रखी है। अगर यहाँ पर ये स्पेसिमैन हमारा कुछ इस तरीके से हो, प्लेन स्पेसिमैन हो, तो इस समय क्या होगा, ये जा पर ये वाला पार्ट फिक्स हो जाए इस तरीके से, और यहाँ पर ये वाला पार्ट फिक्स हो जाए। तो इन दोनों पर जब इस तरीके से हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे, तो यहाँ पर स्लिपिंग होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि मटेरियल पर स्लिप 0 हो और मटेरियल को पकड़कर हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी टेंसाइल टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो हमेशा इस तरीके के क्रॉस सेक्शनल बार को ही हम लोग ले जाएंगे। जहां पर भी आपको टेंसाइल टेस्ट करना होगा, तो हमेशा इसी तरीके के क्रॉस सेक्शनल बार पर हम लोग करेंगे, जिसमें ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा यूटीएम मशीन की जा पर फिक्स होता है, और ये वाला पार्ट भी हमारा यूटीएम मशीन की जा पर फिक्स होता है। देन आफ्टर अब हम कितना भी टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पार्ट ऐसे फिक्स हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पकड़ रखा है, जिस वजह से यह क्या करता है, स्लिपिंग नेग्लिजिबल हो जाती है। अब हम कितना भी मैक्सिमम टेंसाइल लोड लगा दें, यह स्लिप तो होगा ही नहीं। वो अलग बात है कि यहाँ से फेल हो जाए या क्रैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा होता है टेंसाइल टेस्ट के लिए स्पेसिमैन। अब बात करेंगे कि इस स्पेसिमैन पर ये देखिए, जो हम टेंशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वह हम किस पर करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर करते हैं। अब इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर जब हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग लोड लगाते हैं, उसके लिए जो हम लोग लोड लगाएंगे, उस लोड को हम लोग हमेशा ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं। देखिए लोड हमारे पास कितने तरीके से अप्लाई हो सकते हैं।
पहला हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वर्कपीस पे हम लोग डेड लोड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ग्रेजुअल लोड अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हम लोग इम्पैक्ट लोड अप्लाई कर सकते हैं, इम्पैक्ट लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो डेड लोड का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो इस वर्कपीस का मास m है, तो यह इस सरफेस पर केवल m मास की इंटेंसिटी का लोड ही कंटिन्यू लगाएगा, टाइम के साथ इसके लोड की इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। इस तरीके के लोड को डेड लोड बोलते हैं। और ग्रेजुअल लोड का मतलब क्या होता है कि लोड की इंटेंसिटी को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, या हम ये कह सकते हैं कि लोड की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसको हम एक साथ वर्कपीस पर अप्लाई कर दें। इम्पैक्ट लोड क्या होता है कि हम इस लोड को कुछ सडन हाइट तक ले जाएं और इस सडन हाइट से इस पर ड्रॉप कर दें, तो इस सरफेस पर जितना इस लोड के कारण रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा वह इस सरफेस पर क्या लगाएगा, इम्पैक्ट लोड। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअल लोड लगाएंगे। टेस्टिंग के लिए हम लोग लोड का नेचर कैसा रखेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। और टेंसाइल लोड होगा वो तो हमने आपको पहले ही बताया है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ हमारा इस तरीके का एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वर्कपीस था। अब इस पर जब भी हम टेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो उस समय आपको ध्यान देना है, वर्कपीस के लिए जब भी हम लोग टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये हमें ध्यान देना है कि उसका जो है शेप कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। शेप आपका कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड हमें ये ध्यान देना है कि इस वर्कपीस का मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब आपको हमने बताया हुआ है कि वर्कपीस के किसी भी पॉइंट पर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब वहीं पर हम लोग आपको बताए थे कि एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। साथ में अब इस पे देखो जो लोड हम लोग लगा रहे हैं वो ग्रेजुअल लगा रहे हैं। और इस मटेरियल पे देखो जब हमने बोल दिया कि शेप यूनिफॉर्म हो, हालांकि माइक्रो स्ट्रक्चर पर जब हम लोग जाएंगे, अगर माइक्रो लेवल पे इसकी सरफेस को हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पीक एंड वैली सरफेस मिलेंगी। ये इस तरीके से अगर हमने इसे माइक्रोस्कोप पे देखा हुआ है तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पीक एंड वैली मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसको जब हम जूम करें तो मान लो इसको हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं और इसको हम लोग इस तरीके, सपोज करो इस तरीके से देख रहे हैं। ये हमारे पास वर्कपीस था, ये हमारे पास वर्कपीस था। अब इसमें पीक एंड वैली आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जहाँ पर मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं, वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। अब आपसे कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, तो जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जहां पर सबसे स्मॉल सरफेस एरिया मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। तो अब यहां से देखो जब एरिया की वैल्यू घटेगी, यहां देखो एरिया की वैल्यू घटेगी तो वहां पर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर इस पे हम लोग एक कांस्टेंट लोड F लगा दें, उस लोड की वजह से अगर यहाँ पर कुछ इसका इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होता तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होते और यहाँ पर उससे कम स्ट्रेस जनरेट होते। तो सरफेस एरिया जब कम है तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसी जगह पे उस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये चीज आप लोग याद रखना, ये तब मिलेगा जब हम उस पर कोई भी टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया एक स्पेसिमेन जिसका इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग A0 ले रहे हैं। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग A0 ले लेंगे और इस पर हम लोग F फोर्स लगाएंगे। इसकी ओरिजिनल लेंथ हम लोगों ने
एल लिया हुआ है, एल ओ लिया हुआ है। अब इस पे आप देखो, जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो टेंसाइल टेस्ट आर मोर कॉमन बिकॉज दे आर इजियर टू परफॉर्म। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए उस पर हम लोग या तो टेंसाइल लोड लगा सकते हैं, या कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं, शियर लोड लगा सकते हैं, बेंडिंग लोड लगा सकते हैं। बट टेंसाइल लोड हमारा किसी भी मटेरियल के लिए बहुत ही ईजियर होता है और आसानी से उस पर बेटर रिजल्ट हमें अचीव होता है। तो इसीलिए हम लोग टेंसाइल टेस्ट को ही करते हैं, यह मोर कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को परफॉर्म करते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए। व्हेन द मटेरियल इज वीक इन टेंशन, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई मटेरियल टेंसाइल में कमजोर होता है देन कंप्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म। अब पता चला कि किसी मटेरियल पे आपने टेंसाइल लोड लगाया, वह ब्रेक कर गया या इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाकर फेल कर गया, तो उस मटेरियल पर प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए हम उस पर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल की बात करें, ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो यह टेंसाइल में क्या होता है, वीक होता है, और कंप्रेसिव में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये हो गया हमारा। अब देखो इस तरीके का एक हम वर्कपीस ले लेंगे स्पेसिमेन। देखो ये इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है, उस स्टैंडर्ड रेशियो में ही हम उस वर्कपीस को भेजते हैं किसी भी लेबोरेटरी में उसको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि यदि इसका देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि ये देखो एक इसका ये डायमीटर आप देख रहे हो, एक इसका ये डायमीटर देख रहे हो, मतलब ये जो लार्ज डायमीटर है ये आपका ये वाला डायमीटर दिखाई दे रहा है, और स्मॉल डायमीटर है ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है। और जहां से टेस्ट हमारा परफॉर्म होगा, जहाँ हमारी यहाँ तक पकड़ेगी, जहाँ हमारी यहाँ तक उसको होल्ड करेगी, तो बाकी की जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है ये लेंथ हमारी कितने बराबर में होती है, ये लगभग इस तरीके से इसका स्पेसिमेन का लेंथ होता है। और ये जो डायमीटर रखा जाता है वो 3/4 रखा जाता है, और यहाँ पर कितना रखा जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेडियस 3/8 का दिखाई दे रहा है कि स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से एक स्पेसिमेन हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर उस जगह में पकड़ते हैं। इसके बाद हम लोग इस डायरेक्शन में एक टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, जिस वजह से ये देखो जब ये स्क्रू थ्रेड हम लोग मूव कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, तो उस समय इस पर टेंशन फोर्स अप्लाई होगा, फिर इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम अचीव करेंगे। तो इस तरीके से होगा। अब इस पर जब हम लोगों ने लोड लगाया, एक बहुत ही फेमस डायग्राम है स्टील के लिए या फिर किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर एनालिसिस करेंगे कि किस मटेरियल के लिए कहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, टेंसाइल प्रॉपर्टीज के लिए अपना डायग्राम को देखेंगे। स्टील के लिए एक हम स्पेसिमेन लिए हैं तो हमारा स्टील है, उसके लिए हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को देखेंगे कि हमारा क्या होगा। देखो एक हम लोग इस तरीके से ये ले लेंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेस, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेन। तो इस तरीके से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम पर हम लोग चेक करेंगे। अब देखो मटेरियल क्या होता है, मैक्सिमम मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि जब आप उस पर कुछ लिमिट तक चाहे टेंसाइल फोर्स चाहे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे तो वह क्या करेगा, अपने अंदर एक रजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न करेगा, इंड्यूस्ड करेगा, और उस रजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू हमारे इक्विवेलेंट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, और उसे वह रजिस्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे उस मटेरियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वह क्या करता है, अपने शेप को और साइज को चेंज करने लगता है। रजिस्ट तो कर रहा है बट वह शेप और साइज को चेंज करने लगता है, बट जैसे ही हम लोड को हटा लेते हैं फिर वह अपने शेप और साइज को फर्दर रिगेन कर लेता है। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि और ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा, वह शेप और साइज को चेंज करेगा और लोड को हटा लेने पर अपनी फाइनल मतलब इनिशियल शेप और साइज को अचीव नहीं कर पाएगा, पहले से कुछ उसका शेप और साइज
चेंज हो जाएगा। फिर चौथी पांचवी कंडीशन क्या आएगी कि और ज़्यादा लोड हम लोग बढ़ाएंगे, अब वो क्या होगा, हो सकता है वो अपने शेप और साइज को अचीव ही ना करें, वापस पुनः अपनी पूर्व अवस्था में ना आ पाए। जैसे आप स्टील की एक रॉड लीजिए और थोड़ा सा मोड़िए, छोड़ दीजिए, फिर वापस चली जाएगी, फिर थोड़ा और मोड़िए, फिर वापस जाएगी, लेकिन हल्का सा बेंड हो जाएगी। लेकिन उसी को आप खूब ज़्यादा ताकत लगा के मोड़ दीजिए तो वापस नहीं जाएगी, वैसे ही मुड़कर पड़ी रहेगी। मतलब एक स्टील का आपने वायर ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने क्या किया, लोड लगाया। लोड लगाने पर ये कुछ इस तरीके से हो गया। जैसे ही आपने लोड रिमूव कर दिया, फर्दर ये इस तरीके से हो गया। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब आपने इस लोड को हटाया तो यह कुछ इस तरीके से हल्की सी बेंड ही रह गई। तीसरा केस यह हो सकता है आपने इस पर लोड लगाकर इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया और यह इसी स्टेट में बनी रह जा रही है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है कि आपने लोड लगाया और वो यहीं पर ब्रेक हो जाए। तो लोड की वैल्यू को जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं, सेम मटेरियल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट हमें मिल रहे हैं। इन्हीं इफेक्ट को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर, तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस पे स्ट्रेस लेंगे और इस एक्सिस पे स्ट्रेन लेंगे। अब इन्हीं पर हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब किसी भी मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं तो उस पर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो वहां पर क्या होता है कि पहले शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो हमारा स्ट्रेस होगा वो हमारा कैसे बढ़ेगा, लीनियर बढ़ेगा। तो हमारा स्ट्रेस होगा वो हमारा कुछ लीनियर बढ़ेगा और उसके बाद जब उस पर और लोड की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वहां पर जो स्ट्रेस हमारा होगा वो लीनियर ना बढ़कर कुछ कर्वेचर में बढ़ेगा, और स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये सारे स्ट्रेस हैं। तो ये कर्वेचर से क्या होगा, स्ट्रेस कुछ ड्रॉप होगा। उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां पर विदाउट स्ट्रेस को लगाए डिफॉर्मेशन मिलने लगेगा। फिर उसके बाद कुछ देर बाद डिफॉर्मेशन रुक जाएगा, फिर हम स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फिर इस तरीके से डिफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन वो डिफॉर्मेशन इस तरीके से आपको लीनियर नहीं मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ से फिर इस तरीके से आएंगे और यहाँ कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से मटेरियल हमारा ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है। तो इसी डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। तो सबसे पहले जब हम किसी वर्कपीस में स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो हमारा स्ट्रेन बढ़ता है। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन लीनियर हो रहा है और लोड को हटा लेने पर, लोड को रिमूव कर लेने पर मटेरियल कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, तो उस लिमिट को, जिस लिमिट तक लोड की वैल्यू हमने बढ़ाई तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ी, और कैसे बढ़ेगी, लीनियर बढ़ेगी, और उस लोड को रिमूव करने पर वर्कपीस कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो ऐसे लिमिट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। उस लिमिट को देखिए, यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, इस पॉइंट तक ऐसा देखिएगा। चलिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट तक हमारा क्या है कि स्ट्रेस लीनियर वेरी कर रहा है, तो इस ए पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकेंड बात करेंगे कि अब स्ट्रेस की वैल्यू को और बढ़ाएं, और बढ़ाने पर मान लो ये बी पॉइंट हो जाए। बी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू हमने बढ़ाई तो डिफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगा। जो हमारा मटेरियल में स्ट्रेस बढ़ेगा वो लीनियरली नहीं बढ़ेगा, वो कैसा बढ़ रहा है, इस तरीके से एक पैराबोलिक टाइप में बढ़ रहा है। अब वो स्मॉल पैराबोलिक है। अब वहां से अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू को रिमूव करेंगे तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, बट कंप्लीटली ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा।
कुछ ना कुछ उस मटेरियल में स्ट्रेस स्टोर हो जाएंगे, तो उसी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, तो किसी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट वह होती है जिस पर हम लोग स्ट्रेस या लोड की वैल्यू बढ़ाएं और लोड रिमूव कर लेने पर मटेरियल अपनी कंप्लीट ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग, ऐसी लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब उस लिमिट के ऊपर हम स्ट्रेस की वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो वो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, कैसा बढ़ेगा, इस तरीके से लीनियर नहीं बढ़ेगा, वो कैसा बढ़ेगा, पैराबोलिक टाइप में ही बढ़ेगा। और देखो ये स्ट्रेस मैक्सिमम यहाँ पे इतना बढ़ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इतनी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो अभी भी हम जब लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मटेरियल और डिफॉर्म होगा और उसके बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके के डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेस बढ़ रहा है, अभी भी उस मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो वहां पर ये जो अपर पॉइंट मिलता है, इस अपर सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। हमने आपको बताया हुआ था, तो हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और उसी यील्ड पॉइंट पर जहां पे यील्डिंग स्टार्ट होती है, उसी यील्ड पॉइंट से एक पॉइंट अपर होता है और एक पॉइंट लोअर होता है, इसे बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, जहां पर यील्डिंग खत्म होती है इस डी पॉइंट पर, इसके बाद मटेरियल में एक ऐसी स्टेट आपको देखने को मिलेगी कि देखो अमूमन होता क्या है कि जब भी हम किसी मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू लगाते हैं तब उसमें डिफॉर्मेशन हमें मिलता है, तब उसमें हमें स्ट्रेन मिलता है, या लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तब स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेन मिलेगा। लेकिन उस मटेरियल में जहां पर यील्डिंग एंड हो जाती है, उसके बाद अगर वो मटेरियल डक्टाइल है, वो भी केस आपको बताएंगे कि डक्टाइल में क्या इफेक्ट होगा और ब्रिटल में क्या इफेक्ट होगा। अगर वो मटेरियल डक्टाइल है तो विदाउट स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज किए उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन होते रहेगा, डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा, और यहां से लेकर यहां तक वो डिफॉर्मेशन होगा, ई पॉइंट तक डिफॉर्मेशन होगा, फिर वह डिफॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, डिफॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जब हम लोग लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। देखो अब फिर यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस इतना था, अब यहाँ पर स्ट्रेस और बढ़ेगा, यहाँ पर और बढ़ेगा, और ये जो स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट होगा, अल्टीमेट पॉइंट होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट होगा। अब यहाँ पर देखो, जब इसी को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट प्लास्टिक जोन, परफेक्ट प्लास्टिक जोन। अब यहाँ से मटेरियल जब प्लास्टिकली डिफॉर्म होना रुक गया विदाउट स्ट्रेस बढ़ाए, फिर उसके बाद जब स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस समय उस मटेरियल में ये जो होता है इसे बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। और वह स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ेगी, किस लिमिट तक बढ़ेगी, इस अपर लिमिट को, उस स्ट्रेन हार्डनिंग की अपर लिमिट को अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। और उसके बाद अब मटेरियल कहीं पर भी फेल हो सकता है, अल्टीमेट पॉइंट के जस्ट बाद मटेरियल कहीं पर भी फेल हो सकता है। तो वो सपोज करो कि यहां पर अगर फेल हो रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये हमारा इस तरीके से एक सिंपल सा ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो जैसे इस डायग्राम में यहां से लेकर यहां तक ये जो स्ट्रेट डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस स्ट्रेट डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर रीजन। अब लीनियर रीजन के बाद ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इस डायग्राम में ए से बी के बीच जो पॉइंट है वो आपका देखो यहां तक मतलब कहां तक, इस ई पॉइंट तक, इस ई पॉइंट तक जो रीजन दिखाई देगा वो परफेक्ट प्लास्टिक
और यील्डिंग दिखाई देगा। और जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो अल्टीमेट पॉइंट तक ये हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। और स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद उस मटेरियल में कभी भी फेल्योर हो सकता है। और फेल्योर क्यों होगा, अगर वह डक्टाइल है तो उसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग कैसी स्टार्ट होगी वो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। अगर वह मटेरियल डक्टाइल है तो नेकिंग कैसी स्टार्ट होगी हम आपको दिखा देना। देखो वहां पर नेकिंग कैसी स्टार्ट होगी, ये केवल नेकिंग की बात कर रहे हैं कि जब देखो हम स्ट्रेस की वैल्यू यहां तक बढ़ाए, लीनियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाए, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो कांस्टेंट था, इस पर उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से जब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट तक जाने पर उसका क्रॉस सेक्शन देखो थोड़ा सा कम होगा, उस वर्कपीस का क्रॉस सेक्शन कुछ रिड्यूस होगा। उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट के बाद अब इधर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, इस तरीके से और कम हो गया। और जैसे ही फ्रैक्चर पॉइंट पर हम पहुंचे यह पूरी तरीके से इसकी नेकिंग हो गई है। नेकिंग मतलब वहां पर वो पतला हो गया है। अब उस पर लोड की वैल्यू इंक्रीज करने पर मटेरियल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा या यहाँ से फेल कर जाएगा। तो इस तरीके से अल्टीमेट पॉइंट के बाद वह मटेरियल पतला होना शुरू होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नेकिंग जोन। और उस नेकिंग जोन में वह कभी भी फेल हो सकता है। अगर वह डक्टाइल मटेरियल है तभी नेकिंग जोन बनेगा, और अगर वह ब्रिटल मटेरियल है तो वह इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद ही कभी अचानक फेल हो सकता है। ये मैंने आपको बताया है कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल आपको मैंने बताया है कि यदि उसकी लेंथ 5% टू 15% और एबव 15% इंक्रीज होगी तब उसके बाद मेटल फेल होगा। तो इस तरीके के मेटल को हम लोग डक्टाइल मेटल बोलेंगे टेंसाइल टेस्ट के लिए। और अगर वही टेंसाइल टेस्ट ब्रिटल मटेरियल पे लगाएंगे तो इनकी जो इंक्रीज होगा वो लेस देन 5% इंक्रीज होगा। और 5% से ऊपर जैसे ही जाएंगे वो मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा। तो ऐसे मेटल को हम लोग ब्रिटल मेटल कहते हैं। और ब्रिटल मेटल कभी भी फेल्योर होने के पहले आपको इंडिकेशन नहीं देगा। वह क्या करेगा, अल्टीमेट पॉइंट तक तो सेफ रहेगा लेकिन अल्टीमेट के बाद कभी भी फेल हो सकता है। ब्रिटल मटेरियल की सबसे खराब प्रॉपर्टी यही है कि वह कभी भी इंडिकेशन नहीं देगा फेल होने से पहले, लेकिन डक्टाइल मटेरियल फेल होने के पहले इंडिकेशन देगा। देखो कैसा इंडिकेशन हो रहा है, यह नेकिंग होना शुरू हो गया और यहाँ पर किस तरीके से नेकिंग हो गई, यह हम देखिए आपको इस तरीके से दिखा दें कि देखो यहाँ पर इस तरीके की इसमें नेकिंग होगी फेल होने के। ये हमारा होता है डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल मटेरियल। अब आइए हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं। जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, इस प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल। पहले जब हम लोग लीनियर इसको आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर हमारी पहली लिमिट कौन सी आएगी, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होगा, डिफरेंस तो मैंने आपको समझा दिया था। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द स्ट्रेस वेरीज लिनियरली विथ द स्ट्रेन। जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन लिनियरली वेरी करेगा, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन लिनियर वेरी करेगा वही हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। और उस प्रोपोर्शनल लिमिट पर सबसे पहले एक लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यह हमारा क्या होता है, हुक्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। कभी भी यह मत लगा दीजिएगा कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैरी होता है। हिंदी मीडियम की बुकों में आपको यह दिखाई देगा कि हुक्स लॉ प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर वैलिड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हुक्स लॉ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट बट सम केसेस मतलब अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील के लिए ए एंड बी बोथ पॉइंट आर सेम, मतलब इलास्टिक देखो प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट बोथ आर सेम, देन फॉर स्टील हुक्स लॉ वैलिड अप टू, चाहे इलास्टिक लिमिट कहिए चाहे प्रोपोर्शनल लिमिट कहिए, बट मैक्सिमम केस के लिए हुक्स लॉ वैलिड होगा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। और हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब जो हमारा स्ट्रेस होता है जब इसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी हमारा इंक्रीज होगा, और कैसा इंक्रीज होगा, लीनियर। अब हुक्स लॉ में जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन, देन कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है और स्ट्रेन हो गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्ट्रेन हो गया, और कैपिटल इज इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरीके से ये हमारा होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो हुक्स लॉ भी क्या होता है, इसके भी कुछ एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस भी आपसे पूछा जाता है। तो हुक्स लॉ का पहला एजम्पशन होता है कि मटेरियल आपका होमोजेनियस होना चाहिए। हुक्स लॉ का सेकंड एजम्पशन होता है कि उस पर जो हम लोग लोडिंग कर रहे हैं वह हमारी कैसी होनी चाहिए, ग्रेजुअल लोडिंग होनी चाहिए। थर्ड अगर हम लोग बात करें कि हुक्स लॉ जैसे हमारा क्या होता है, जब हम लोग लोडिंग या अनलोडिंग कर रहे हों, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहे हों, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उस समय उस वर्कपीस पर एक्सटर्नल टेम्परेचर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सारे डिफरेंट एजम्पशंस होते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया हुक्स लॉ सेज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अप टू पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं। बट फॉर माइल्ड स्टील, देखिए मैंने बताया कि माइल्ड स्टील एक ऐसा एग्जांपल है जिस पर हमारा इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों सेम होती है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, इलास्टिक और प्रोपोर्शनल सेम होने की वजह से हुक्स लॉ ऑलमोस्ट इक्वल होता है इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट पे हुक्स लॉ का एक फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमारा होगा वेयर कैपिटल इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके यूनिट की बात की जाए, कभी भी ध्यान दीजिएगा माय डियर, मान लो आपसे पूछ ले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की यूनिट क्या होगी, तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट इसकी होती है। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की यूनिट हमारी देखो क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपॉन स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही यूनिट आपकी किसकी होती है, स्ट्रेस। तो इस तरीके से यह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो E इज रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ इलास्टिक पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जो आपका E की बात कर रहे हैं, E की बात कर रहे हैं, यह आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के स्लोप को शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाएं, ये ऐसा मटेरियल जाए, ये ऐसा मटेरियल जाए, ये ऐसा मटेरियल जाए, यदि इसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 हो, इसके लिए E2 हो, इसके लिए E3 हो, तो हम ये कह सकते हैं माय डियर कि E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से यह हमारा हो गया। देखो इसका स्लोप मैक्सिमम है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है,
तो इस तरीके से इवन हमारा क्या होगा, स्लोप दिखाएगा किसके लिए, इवन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ इलास्टिक पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो इस तरीके से होगा। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पुटअप किए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो अब मैंने बताया कि एक ऐसी लिमिट जिसके ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा, शेप और साइज चेंज होगा, लेकिन लोड हटा लेने पर मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में तो आ जाएगा, बट उसमें कुछ स्ट्रेस रिटर्न नहीं होंगे, स्टोर रहेंगे। व्हेन द स्ट्रेस इज रिलीज्ड या रेज्ड एबव द प्रोपोर्शनल लिमिट, जब हम प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इस तरीके से प्रोपोर्शनल लिमिट, अब इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक हमने बढ़ा दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इस तरीके से जब हमने स्ट्रेस को प्रोपोर्शनल लिमिट से एबव बढ़ा दिया, वेरीज नो मोर लीनियरली विथ द स्ट्रेन बट स्टिल डिफॉर्म इलास्टिकली ऑब्जर्व्ड पोर्शन A2B is called elastic limit। देन इलास्टिक लिमिट हो गया। अब इसी इलास्टिक लिमिट में हमारे क्या होते हैं, कुछ स्ट्रेस स्टोर्ड हो जाते हैं और उन्हीं स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ही हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो उसमें यहाँ पे देखिएगा कि रेजिलेंस क्या होता है और प्रूफ रेजिलेंस क्या होते हैं, प्रूफ स्ट्रेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आता है प्रूफ स्ट्रेस। ये आपको हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में नहीं बताया था, क्योंकि वो एक स्पेशल केस होता है। वह केस हमारा क्या होता है कि ऐसे देखिए, यदि हमारा इस तरीके से यहाँ पे लीनियर जो वैल्यू जा रही है, ये जो लीनियर ग्राफ जा रहा है, यहाँ से कर्वेचर होगा, फिर यहाँ से ये हमारा इस तरीके से स्टील के लिए हो गया, हो सकता है इसके लिए, हो सकता है ब्रिटल मटेरियल के लिए ऐसा जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्राफ हमारे, इन ग्राफ पर यहाँ पर देखो, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से एक डिस्टेंस हम ले लेंगे और इस डिस्टेंस को हम लोग रखते हैं 0.2% ऑफ स्ट्रेस, या हम लोग रखते हैं स्ट्रेन, या हम लोग रखते हैं 0.002 mm। अब 0.002 mm से एक हम लोग इसके, ये जो लीनियर ग्राफ जा रहा है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके पैरेलल, ये पैरेलल नहीं गई, इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके, इस लीनियर लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और ये पैरेलल लाइन जहां पर कट करेगी उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रूफ। तो इस तरीके से ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आपके एग्जाम में आते रहते हैं कि व्हाट इज प्रूफ स्ट्रेस। तो प्रूफ स्ट्रेस हमारा क्या होगा, स्ट्रेन से 0.2% या 0.002 mm से इस लीनियर इलास्टिक लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन जहां पर इस कर्व को कट करती है, वहां पर हमारा प्रूफ स्ट्रेस। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। आगे बात कर रहे हैं रेजिलेंस हमारा क्या होता है। तो रेजिलेंस में देखिएगा, इसे हटाते हैं, ऐसे देखिएगा, रेजिलेंस हमारा क्या होता है, व्हेन मटेरियल इज लोडेड इलास्टिकली अप टू ए पॉइंट विद इन इलास्टिक जोन। इसका मतलब कि यदि हम किसी मटेरियल में, देखो एक लीनियर वैरी करेगा और एक इस तरीके से वैरी करेगा। यदि जहां पर ये हमारा पॉइंट ए है, जहां पर हमारा ये पॉइंट ए है, यहां तक मटेरियल लीनियर वैरी कर रहा है। यदि इस पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से इसके बीच में एक सैडेड लाइन दिखाएं, तो ये जो एरिया हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया हमारा दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग रेजिलेंस बोलते हैं।
जब लीनियर वेरी करेगा तो जहां तक लीनियर वेरी करेगा वहां तक कहीं पर भी अगर हमें इस पॉइंट पर रेजिलेंस निकालना हो तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, इस पर ये जो एरिया हमें मिलेगा इसे हम लोग बोलेंगे रेजिलेंस। अब अगर हम बात करेंगे प्रूफ रेजिलेंस की, तो प्रूफ रेजिलेंस हमारा क्या होगा, जहां पर इलास्टिक लिमिट एंड होती है वहां से इस टोटल साइडेड एरिया को हम लोग निकालते हैं, तो वो हमारा होता है प्रूफ रेजिलेंस। अभी इसको और आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ये जो हमारा साइडेड एरिया दिखाई दे रहा है, इस साइडेड एरिया को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। देखो प्रूफ जो रेजिलेंस हम लोग निकालते हैं, रेजिलेंस हमारा होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी की यूनिट हमारी होती है न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो रेजिलेंस हमारा निकल के आता है वो किस में निकल के आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यह हमारा किसके बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो स्ट्रेस एंड रेजिलेंस बोथ आर सेम, बट कहां तक के लिए, रेजिलेंस हमें कहां पे मिलेगा, एरिया अंडर कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलेंस। और वहीं पे हमें प्रूफ रेजिलेंस भी मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, व्हेन द मटेरियल इज लोडेड इलास्टिकली अप टू पॉइंट विद इन इलास्टिक जोन, इट स्टोर्ड एनर्जी which is responsible for taking the material back to its original position after removal. The load is called strain energy, उसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे, और वही हमारा कहलाएगा रेजिलेंस। देखो जहां पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि एक वायर था, इस वायर को हमने इस तरीके से बेंड किया, अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है इलास्टिक लिमिट तक। अगर ये प्रॉपर अपने शेप को रिगेन करेगा लोड को रिमूव करने पर, तो वो रिगेन क्यों करेगा, क्योंकि जब हमने लोड हटा लिया तो उसके अंदर एक लोड पहले से स्टोर हो चुका है। जब हम लोड लगा रहे थे तभी एक स्ट्रेस स्टोर हो चुका है, जब लोड रिमूव करेंगे वह अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएगा। और जिस एनर्जी की वजह से, ये जो एनर्जी की वजह से पहुंचेगा, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजिलेंस। और रेजिलेंस हमारा होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इस तरीके से इसको हम लोग निकालते हैं। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलेंस। आगे बढ़ते हैं, रेजिलेंस में क्या है, इफ द मटेरियल इज लोडेड अप टू इलास्टिक लिमिट। चलो उसी को देखो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आप समझो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एंड रेजिलेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। डिफरेंस बिटवीन रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में डिफरेंस क्या है। तो देखो सबसे पहले जब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की, तो इफ द मटेरियल इज लोडेड अप टू इलास्टिक लिमिट, हर केस में आपको इलास्टिक लिमिट तक की बात की जाएगी, कि मतलब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये देखो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर थोड़ा सा कर्व होगा, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये जो बी पॉइंट तक है, इसी पॉइंट तक की बात हो रही है, इलास्टिक लिमिट तक की बात हो रही है। तो जब हम उस इलास्टिक लिमिट तक लोड को लगाएंगे, देन आफ्टर जब लोड को हम लोग रिमूव करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इज मैक्सिमम। देखो इलास्टिक लिमिट तक इस मटेरियल में मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होगी, उस मैक्सिमम एनर्जी की वजह से वर्कपीस अपने प्रॉपर शेप और साइज में रिटर्न होगा। उस मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। लेकिन इस इलास्टिक लिमिट के पहले अगर हम यहाँ पर इस रेजिलेंस निकालना चाहें, यहाँ पर निकालना चाहें, तो इसके लिए हमारा ये जो एरिया अंडर कर्व हो गया, इसे हम लोग
रेजिलेंस बोलेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो मैक्सिमम इसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। तो रेजिलेंस का मतलब भी समझ में आ गया और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का मतलब भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यही है रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, उसी को हम लोग दोबारा पढ़ दे रहे हैं। देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट कर्व में भी लीनियर और नॉन लीनियर। या तो हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर देखो यहाँ तक नॉन लीनियर लीनियर चल रहा है और यहाँ पे नॉन लीनियर चल रहा है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर कोई कर्व हमारा लीनियर या नॉन लीनियर होगा। इन फिगर ड्यूरिंग लोडिंग मटेरियल स्टोर्ड इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, उस मटेरियल में एक एनर्जी स्टोर होगी जिसे हम लोग इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। वही रिस्पॉन्सिबल होगी जब लोड हटाएंगे तो मटेरियल अपने प्रॉपर रीशेप और साइज में आएगा। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द मेटल कैन बी रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग इज कॉल्ड रेजिलेंस। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जस्ट पहले भी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ये उसी का हम लोगों ने रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का ही हम लोगों ने और स्पेसिफिकेशन दिया था कि जो हम लोग बता रहे थे आपको, ये जो एरिया इस तरीके से यहाँ पे ये जो एरिया हमारा था, इस एरिया की ही बात हो रही है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन, मतलब यही हमारा, यह किसके बराबर में होगा, जो एरिया ऑफ डिफ्लेक्शन है, और इसे हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो रेजिलेंस का हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, एनर्जी की यूनिट या तो जूल होगा या जूल पर मीटर क्यूब, या इसको हम लोग इस तरीके से न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब से मीटर कैंसिल होगा, यह हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर स्ट्रेस के। तो इस तरीके से यह हमारा होता है एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट व्हेन इलास्टिक लिमिट कोइंसाइड विथ यील्ड स्ट्रेस, द मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज रेजिलेंस मॉडुलस ऑफ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज बताई कि यहाँ तक हमारा पॉइंट ए होगा और यहाँ तक हमारा पॉइंट बी होगा। ए पॉइंट आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था, बी पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट था। इलास्टिक लिमिट के बाद अब मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं लौट पाएगा। जब हम तार को बेंड करेंगे, ज़्यादा बेंड कर देंगे, फिर छोड़ देने पर वह उसी पोजीशन में बना रह जाएगा, उसे बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब वापस आ ही नहीं पाएगा तो उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी। एनर्जी तब तक स्टोर होगी जब तक हम तार को टेढ़ा कर दें और वह वायर फिर से सीधा हो जाए लोड को हटा लेने पर। तो जिस रीजन से सीधा हो रहा है उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं रेजिलेंस, और उसमें जितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है उसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ। चलिए अब देखिए, रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का ही वही लाइन है ना। आगे देखिए, ये जो हमारा है रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का जो कर्व दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये हमारा कैसा है, लीनियर वैरी कर रहा है। जहाँ तक लीनियर वैरी कर रहा है, इस पे किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो इस पॉइंट पर इसका रेजिलेंस ये आएगा, इस पॉइंट पर इसका रेजिलेंस ये आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रेट लाइन डिफॉर्मेशन होता है वो रेजिलेंस के लिए होता है। और रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे पॉइंट 1 की बात करें तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस डिपेंड अपॉन यील्ड स्ट्रेंथ एंड हेंस मटेरियल विथ हायर यील्ड स्ट्रेंथ विल हैव हायर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। इसका मतलब ये है, आप समझिए
इस तरीके से स्टील स्ट्रेस डायग्राम है हमारा। देखिए इस तरीके से स्टील स्ट्रेस डायग्राम है। यहाँ पे ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसके ऊपर बढ़ने पर यहाँ पर हमारा क्या होता था, अपर यील्ड पॉइंट होता था और यहाँ पर हमारा होता था लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर नेकिंग, फिर फ्रैक्चर। तो ये देखो ये हमारा क्या होता है, जो मैक्सिमम इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वह हम कहाँ तक कर सकते हैं, यील्ड पॉइंट, वो भी कहाँ तक, लोअर यील्ड पॉइंट तक। इसीलिए जो भी इंजीनियर डिजाइन करता है वह हमारा कहाँ पर डिजाइन करता है, लोअर यील्ड पॉइंट तक डिजाइन करता है। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को लेकर अगर कोई इंजीनियर डिजाइन करता है वह लोअर यील्ड पॉइंट तक लेकर डिजाइन करता है, क्योंकि उस लोअर यील्ड पॉइंट तक उस मटेरियल में मैक्सिमम एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। तो हो गई वो बात हमारी, हो गई। नेक्स्ट हम देखो बोल रहे हैं, हाई रेजिलेंस इज डिजायरेबल इन सस्पेंशन स्प्रिंग एंड वेयर लोड एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। मतलब जैसे अभी हमने आपको रेजिलेंस के कर्व की बात की, एक हमने इस तरीके से कर्व बनाया, एक हमने बनाया E1, E2 और E3। हमने कहा E1 इज ग्रेटर दैन E2 इज ग्रेटर दैन E3। अब यहाँ पे जब हम स्प्रिंग की डिजाइन करते हैं तो स्प्रिंग हम लोग इस पर्पज से डिजाइन करते हैं कि स्प्रिंग हमारा जब कोई रोड हमारे गड्ढे वगैरह की पड़े तो वहाँ पर उस व्हीकल में जो शॉक मिलेंगे उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्प्रिंग को लगाया जाता है। तो जब शॉक मिलते हैं वो व्हीकल उस स्प्रिंग पे कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण उस स्प्रिंग में बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर जब रोड समतल आ जाती है तो वह अपने द्वारा ली गई एनर्जी को दोबारा रिलीज कर देता है। वो हमारा क्या होता है, जितने एनर्जी स्टोर रहती है तुरंत उसे रिलीज कर देता है। तो उस हम देखो रेजिलेंस को जो डिजाइन कर रहे हैं, तो हाई रेजिलेंस इज डिजायरेबल इन सस्पेंशन डिवाइसेस। सस्पेंशन डिवाइसेस के लिए हम लोग हाई रेजिलेंस को लेकर डिजाइन करते हैं। तो ये हमारे कुछ इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे देखिए और नोट पॉइंट हमारा देखिएगा, जैसे हाई टेंशन स्टील हैज मोर यील्ड स्ट्रेंथ देन माइल्ड स्टील सॉलिड्स हैज मोर मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस। इसका मतलब क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। इसका मतलब देखो, अगर हम किसी बात करें जैसे हाई टेंशन स्टील, जैसे मान लो हम बात करें किसी स्टील की, हैज मोर यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता चल गई होगी कि कौन सी स्ट्रेंथ होती है, ये इस तरीके से अपर यील्ड, और यहाँ पे यदि हम कोई स्टील की बात करें, कैसा स्टील, वो हमारा मतलब हाई टेंशन स्टील हो, जिसे हम लोग हाई कार्बन स्टील मान लेते हैं, है ना। तो वहां पर यदि उस स्टील के अंदर मोर स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ हो, यील्ड स्ट्रेंथ हो, देन माइल्ड स्टील सॉलिड्स हैज मोर मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस हो, तो उस समय थस स्प्रिंग आर मेड फ्रॉम हाई टेंशन स्टील। इसका मतलब हम समझने चल रहे हैं। अभी तक हम लोग आपको ये सिखा रहे थे, अभी तक हम लोग आपको ये बता रहे थे कि जो मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस है, मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस है, वह मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी को बताता है। लेकिन अगर कोई हमारे पास वर्कपीस है, सपोज करो एक वर्कपीस हमारे पास ये है, एक वर्कपीस हमारे पास ये है, इस वर्कपीस में जो हमारा यील्ड है, जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, वो हमारी बहुत मैक्सिमम है, किससे, इस वर्कपीस के अंदर जो हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस है उससे। तो उस समय आप सोचोगे कि क्या हम मॉडुलस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग हम उस स्टील की डिजाइन करें। अगर हमें किसी स्प्रिंग को बनानी है तो उस स्प्रिंग को हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के अकॉर्डिंग बनाएं या फिर यील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाएं, आप उसे यील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ में मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एनर्जी स्टोर्ड हो। तो यह हमारा था एक दूसरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं।
ये रेजिलेंस के कर्व हो गए। जैसे देखो यहाँ तक रेजिलेंस हमारा है, यहाँ यील्ड पॉइंट तक हमारा प्रूफ रेजिलेंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मिलेगा। और यील्ड पॉइंट के ऊपर आपको बताया था कि ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, मैक्सिमम एनर्जी हमारी स्टोर हो रही थी। तो इसी पॉइंट को हम लोग या तो प्रूफ रेजिलेंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के नाम से, अभी मैंने एक स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल लिया। यदि मान लो यहाँ पर यील्ड पॉइंट हो जाए, यहाँ पर यील्ड पॉइंट हो जाए और यदि स्टील की बात करें उसका यील्ड पॉइंट मैक्सिमम हो, तो उस समय यहाँ से ले यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा ये एरिया अंडर कर्व बनेगा। अगर ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर चला जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया बनेगा यही कहलाएगा प्रूफ रेजिलेंस या मॉडुलस ऑफ। तो इस तरीके से ये डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। अब बात कर रहे हैं यील्डिंग हमारी क्या होती है। यील्डिंग हमारी क्या होती है, देखो इलास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल हमारा कैसा बिहेव देने लगता है, प्लास्टिक नेचर का बिहेव देने लगता है। तो अब आप कहोगे कि क्या सर ये मटेरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या बेकार है। कोई भी मटेरियल में अगर हम एक लिमिट के बाद लोड लगाएं और वह वापस अपनी पूर्व अवस्था में ना आ पाए, ओरिजिनल शेप और साइज में ना आ पाए, तो उस समय क्या वो मटेरियल हमारे लिए सूटेबल है। तो अब आप एक चीज़ समझो कि अगर दुनिया में ऐसा मटेरियल बना होता, मटेरियल हमारे पास वर्ल्ड में अगर पूरे इलास्टिक मटेरियल होते, तो हम किसी भी कंपोनेंट को नहीं बना पाते, कोई भी कंपोनेंट हम लोग नहीं बना पाते। क्योंकि जब भी हम उस पर हैमरिंग एक्शन करते, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर जो भी लोड लगाते, जब लोड को रिमूव कर लेते तो वह फर्दर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता। तो उस समय हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाते। लेकिन अब आप यहाँ पे समझो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने चल रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है, जो हमारा प्लास्टिक नेचर है या प्लास्टिक मटेरियल है, उस मटेरियल की वजह से, मटेरियल में प्लास्टिक जो प्रॉपर्टीज है, उस प्लास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम किसी भी मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर। तो हमेशा याद रखना कि प्लास्टिक मटेरियल इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अच्छा, एक आपके पास ब्रिटल मटेरियल होता है जिसमें लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। डक्टाइल मटेरियल में तो हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और ब्रिटल मटेरियल में लो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन होता है या नेचर ऑफ प्लास्टिसिटी होती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या ब्रिटल मटेरियल हमारे लिए यूजफुल नहीं है? अगर हमने कह दिया कि सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डक्टाइल मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी, तो अगर हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है तो क्या उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे? करेंगे। देखिए, ब्रिटल मटेरियल हैज लो डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, हैज लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो it is used in truss or member in किसी भी, मतलब चाहे हम ब्रिज की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, मेंबर और स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जहां पे भी हम स्ट्रक्चरल मेंबर की डिजाइन करेंगे वहां पर हम लोग ब्रिटल मटेरियल के अकॉर्डिंग, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करते हैं। अब देखिए यील्डिंग हमारी क्या होती है। यील्डिंग का मतलब ये है कि जहां पर हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट आएगा, इलास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से यील्डिंग हमारी शुरू होती है। मतलब देखो, जस्ट आफ्टर द इलास्टिक पॉइंट, जस्ट आफ्टर द इलास्टिक पॉइंट का मतलब क्या है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ इलास्टिक लिमिट। अब उसके बाद जस्ट आफ्टर बी
पॉइंट रीच इट लॉस द इलास्टिसिटी। यहां से बी पॉइंट के बाद मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लॉस करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लॉस करता है और वह प्लास्टिक नेचर में कन्वर्ट होना शुरू करता है एंड स्टार्ट डिफॉर्मिंग परमानेंटली। और उसमें जो डिफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। इट मीन्स अपने ओरिजिनल शेप और साइज को अचीव नहीं कर पाएगा। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड यील्डिंग, है ना। ये जरूर ध्यान देना कि जब प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद नहीं, यील्डिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट मटेरियल डिफॉर्म्स परमानेंटली, दिस पॉइंट इज कॉल्ड यील्डिंग, है ना। या दिस नेचर या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड यील्डिंग एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। और उस यील्डिंग में मान लो ये अपर यील्ड पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी ये हमारी कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा, यील्ड स्ट्रेस कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, यील्ड स्ट्रेस। देन आफ्टर अब देखो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। जहां तक यील्ड स्ट्रेस होगा, सीधी सी बात है, यहां से लेके यहां तक उस मटेरियल में जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, लोअर यील्ड पॉइंट तक। तो ऐसे देखो जस्ट आफ्टर इलास्टिक पॉइंट, ऐसे देखो यील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मेटल इज मेजर्ड ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यील्ड स्ट्रेंथ में रेंज फ्रॉम 35 मेगापास्कल फॉर ए लो स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम टू ओवर 1400 मेगापास्कल फॉर हाई स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है, ये जो हमने बताया यहाँ तक जो यील्डिंग खत्म हो रही है इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ये वाला फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। इसके जस्ट पहले तक उस मटेरियल में जितनी भी स्ट्रेंथ हमारी होगी उसे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। उस यील्ड स्ट्रेंथ की वजह से जो भी स्ट्रेस डेवलप्ड होंगे उसे हम लोग यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा होता है। और कोई भी हमारे जैसे लो स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो उस पर जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा वह हमारा लगभग कितना होगा, 35 मेगापास्कल होगा। और हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए 1400 मेगापास्कल एप्रॉक्स हो। तो ये हमारा होता है यील्ड स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस। अब देखो इस तरीके से जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो एक पॉइंट अभी मैंने आपको बताया प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। तो मटेरियल जो हमारे जहाँ से स्ट्रेस स्टार्ट होता है, तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो लगभग 0.02 mm या इसी की हम बात करें कि 0.2% स्ट्रेन पर एक हम लोग पैरेलल लाइन ले जाएं। और पैरेलल लाइन किसके ले जाएंगे, ये जो हमारी लीनियर इलास्टिक लाइन हमारी दिखाई दे रही है, कौन सी, प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसके पैरेलल एक लाइन ले जाएंगे। वह लाइन इस कर्व को जहां पर कट करेगी वहां पर जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रूफ। उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। यह भी एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा हो गया प्रूफ स्ट्रेस। अब ये भी डायग्राम जो आपका दिखाया गया है, अगर मान लो इस तरीके से हमारा कोई मटेरियल जा रहा है, अब यहाँ पर अगर हमें प्रूफ स्ट्रेस निकालना हो तो इससे 0.002% पर एक लाइन ले जाएंगे, वो हमारी कहीं यहाँ पे कट करेगी, उसका प्रूफ स्ट्रेस हमारा कहीं यहाँ पे आएगा। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए डिफरेंट प्रूफ स्ट्रेस मिलेंगे। अब देखो उसके जस्ट बाद स्ट्रेन हार्डनिंग हमारी शुरू होगी। स्ट्रेन हार्डनिंग हमारी क्या होगी, स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रेन हार्डनिंग से जस्ट पहले ये जो मटेरियल है विदाउट स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस यहाँ पे हमारा क्या है,
स्ट्रेस इज कांस्टेंट, स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो जहाँ पर स्ट्रेस कांस्टेंट हो और वहाँ पर मटेरियल लगातार डिफॉर्म होता रहे, उसे हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग प्योर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और आइडियल प्लास्टिक कह सकते हैं, लेकिन आइडियल प्लास्टिक में हमारा स्ट्रेस जीरो होता है, तो इसे हम लोग इलास्टोप्लास्टिक बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो मटेरियल है पहले कुछ इलास्टिक लिमिट तक बिहेव किया, उसके बाद कांस्टेंट प्लास्टिक दिखा रहा है, तो इसी मटेरियल को हम लोग इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। प्योर प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेन हो गया और ये जो हमारा स्ट्रेस हो गया, अगर इस जगह पे हम एक बात करें आइडियल सॉलिड की, देखो आइडियल सॉलिड, और यहां पे बात करें आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड, तो इसका मतलब ये होता है कि आइडियल सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कितनी भी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा दी जाए डिफॉर्मेशन जीरो होता है, और आइडियल लिक्विड वह होता है मटेरियल जिसमें स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो लेकिन डिफॉर्मेशन लगातार होता रहे, तो उसी को हम लोग आइडियल प्लास्टिक सॉलिड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग आइडियल प्लास्टिक सॉलिड भी बोलते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि सॉलिड तो बोल देते हैं लेकिन वह सॉलिड नहीं होता है, इस रीजन में लिक्विड ही रहता है, और कौन सा लिक्विड रहता है, आइडियल लिक्विड रहता है। बट अपने सोम की स्टडी के लिए हम लोग अगर इस रीजन को जहां पर विदाउट स्ट्रेस लगाए लगातार स्ट्रेन हो रहा हो तो उसे हम लोग आइडियल प्लास्टिक सॉलिड बोलेंगे, और अगर हम लोग देखो इतनी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा दें उसके बाद डिफॉर्मेशन आइडियली हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे मटेरियल को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो इस मटेरियल के लिए देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा प्लास्टिकली इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, फिर यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसीलिए इसे बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक। अब इसके बाद फिर एक रीजन ऐसा आता है कि मटेरियल हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस देना शुरू करता है, और उस रेजिस्टेंस में स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ने लगती है, और जहां तक यही जब बढ़ने लगती है तो वहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम कहां तक बढ़ेगी, इस अल्टीमेट पॉइंट तक बढ़ेगी। अल्टीमेट पॉइंट के बाद उस मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू फिर डिक्रीज होने लगेगी और उसमें नेकिंग स्टार्ट होगी। नेकिंग का मतलब वर्कपीस कुछ इस तरीके से था, अब वर्कपीस कुछ इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पर नेकिंग स्टार्ट हो गई, तो नेकिंग में कभी भी मटेरियल हमारा फेल कर सकता। तो स्ट्रेन हार्डनिंग हमारी क्या हो गई, आफ्टर यील्डिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉन्टिन्यूड, ये आफ्टर यील्डिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉन्टिन्यूड, but for further straining the value of stress has to be increased up to maximum point। तो आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करने लगे, कहां तक, अपर यील्ड पॉइंट, जो कहां तक हमारी इंक्रीज करेगी, इस अल्टीमेट पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। अब आगे बात करते हैं, दिस सेल्फ अकरिंग फिनोमिना is the plastic region during the tension test is called strain hardening। ऑब्जर्व के लिए हमने इस पॉइंट को देखो, यहां से लेकर यहां तक हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग, ये देखो ये रीजन भी हमने दिखाया हुआ है, यही रीजन हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग होगा। यहां से लेके यहां तक हमारे पास परफेक्ट प्लास्टिक या यील्डिंग होती है, और इसके पहले हमारे पास लीनियर इलास्टिक होता है। देन आफ्टर स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल में क्या होने लगता है, नेकिंग स्टार्ट होती है। अगर यह हमारा ये कैसा मटेरियल हो, देखो ये डक्टाइल मटेरियल है तो ये वाला रीजन स्टार्ट होगा, अगर वो ब्रिटल मटेरियल हो तो वो ऐसा चला जाएगा और यहीं से कहीं फेल कर जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। डक्टाइल मटेरियल के लिए यहाँ तक आएगा, यहाँ से फ्रैक्चर हो,
निकिंग में कहीं भी डक्टाइल मटेरियल फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम निकिंग हो जाएगी वहीं पे फेल होता है। बट ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट के बाद कभी भी अचानक फेल कर सकता है। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद हम लोग पढ़ेंगे निकिंग क्या होती है ना। निकिंग के बाद इस तरीके से देखो, निकिंग हमारी क्या होती है, पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, ऑब्जर्व पॉइंट डी। अगर इस हम डी की बात करेंगे तो इस डी तक, चाहे वो हमारा चाहे वो हमारा मतलब ब्रिटल मटेरियल हो या हमारा डक्टाइल मटेरियल हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ तक हमें मिलेगी। उस मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें यहाँ तक मिलेगी। इसी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो यहाँ के बाद मटेरियल कभी भी फेल हो सकता है, चाहे वह डक्टाइल हो चाहे वह ब्रिटल हो। तो इस पॉइंट पे देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ में वेरी एनीवेयर फ्रॉम 50 मेगापास्कल एंड एल्यूमिनियम टू हाई एज 3000 MPa मेगापास्कल फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो यही हमारी मैक्सिमम मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, निकिंग। निकिंग हमारा क्या होता था, इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद, इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद देखो, द मैक्सिमम स्ट्रेस ए स्मॉल निक बिगिंस टू फॉर्म एट सम पॉइंट एंड ऑल सब्सिक्वेंट डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूड एट दिस निक। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज निकिंग एंड फ्रैक्चर अल्टीमेटली अकर एट दिस निक। मतलब आपको देखो, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा। अल्टीमेट पॉइंट के बाद अगर मटेरियल डक्टाइल है तो वो देखो अपने शेप को इस तरीके से कम करना शुरू कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम कम हो गया है, और इसके बाद वो यहाँ पर कभी भी फेल कर सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फ्रैक्चर देखो, अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं नेकिंग पॉइंट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ को और हमारी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।